मैथमेटिकल की तरफ जाएंगे, थ्योरेटिकल तो बहुत सारी बातें हम सोचेंगे तो मिलेगी। पहले हम कुछ न्यूमेरिकल करना सीखें कि कैसे हम क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको एक कैटेगरी बताया फोर्स वाली, जिसमें कि सरफेस टेंशन जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ है, यानी सरफेस टेंशन की सहायता से हम फोर्स निकाल सकते हैं जो कि लेंथ लेंगे उसके परपेंडिकुलर होगा और वो इंटीग्रल एस डी एल के बराबर होगा। अगर वो लेंथ सीधी है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी ऐड करते वक्त डायरेक्शन में ऐड करना पड़ता है, तब तो सिंपल एस एल हो जाएगा। अगर कर्व आ जाएगा तो एस डी एल ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो उसका वेक्टर एडिशन करना होगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। जहां पर भी हमें सरफेस टेंशन के फोर्सेस के सवाल करने पड़ेंगे वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है सरफेस टेंशन और प्रेशर डिफरेंस के मामले में, डेल्टा पी 1/r1 प्लस 1/r2। ये किसी सरफेस के इस तरफ और उस तरफ प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला है। R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक लाइन के लिए एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, पर एक सरफेस के लिए 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन किए गए, प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर एक कर्व्ड सरफेस के एक तरफ और दूसरी तरफ प्रेशर में क्या अंतर है ये निकालना पड़ जाए, तो ये इसका फॉर्मूला है। इसका भी डेरिवेशन इस फोर्स के थ्रू आ जाता है। ये जो फोर्स वाला एक्सप्रेशन है बेसिक है, इसी से डिराइव हो जाता है। तीसरा एक और कॉन्सेप्ट है जो हम न्यूमेरिकल करने में इस्तेमाल करते हैं, वह U बराबर ऐसे सरफेस एनर्जी। U इज द सरफेस एनर्जी, S इज सरफेस टेंशन, A इज सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सरफेस एनर्जी बन जाती है। तो अगर हमें वर्क एनर्जी वाले सवाल करने हैं तो U बराबर ऐसे लगाएंगे। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस के सवाल करने हैं तो ये लगाएंगे, और हमें फोर्सेस वाले सवाल करने हैं तो पहले वाले लगाएंगे। हाँ, वो आगे करते हैं अभी सवाल। सर ये प्रेशर डिफरेंस सर R1 R2 क्या है? R1 R2 किसी ने पूछा है, तो R1 एंड R2 आर प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सरफेस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस। अभी बढ़ाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। पहले मैं एक से सवाल करने की शुरुआत कर रहा हूं। मैं तो ये बेसिक, जिन लोगों ने अभी तक की जितनी भी बात पे ध्यान न दिया हो उनसे अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क इन 3 बातों से पड़ने वाला है, क्योंकि सवाल ही नहीं से होने वाला है। तो ये 3 बातें हैं पकड़ने वाली सीधी बात, है ना, कि मुझे फोर्स निकालना आना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस, और नहीं तो फार्मूला लगाते जाओ, आ जाएगा सब। फोर्स निकालने वाला है, प्रेशर डिफरेंस निकालने वाला फार्मूला है। मैं कराऊंगा अभी, ऐसा मत समझो कि वो भी क्या लिखा है क्या समझ नहीं आ रहा है। करेंगे सवाल। पहले मैं फोर्स वाले कुछ सवाल देख रहा हूँ, फिर प्रेशर वाले सवाल देखेंगे, फिर एनर्जी वाले सवाल। ये चैप्टर खत्म इसे, है ना। तो इसमें पहला सवाल देखिए जो मैं करके दिखा रहा हूँ। हाँ, भी हो जाएगा। पेज नंबर 7, ये पहले वाला हो चुका है। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन, आप कह रहे थे कि वो थिन फिल्म वाला एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ वही सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल वही है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक स्लाइडर दे रखा है और यहां पर थिन फिल्म है। थिन फिल्म, चलो थिन फिल्म ऐसे मान लो, ये जो भी है। इसका सरफेस टेंशन हमें निकालना है। हमने यहां पर एक वेट m लगा रखा है, इसकी लेंथ है l। ये इक्विलिब्रियम में है। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड सरफेस टेंशन mg/l। सर एल लेंथ है ना ऊपर से नीचे। हाँ, l इज द लेंथ ऑफ दिस स्लाइडर। छोटा सा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे।
देखो हम मिलाएंगे, हम कैसे करेंगे, है ना। इसको समझने के लिए, अच्छा, सरफेस टेंशन और बल्क फोर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरेटिकल एग्जांपल बना रहे हैं हम। अगर हम एक प्लास्टिक का, मतलब प्लास्टिक पॉलीथीन की थैली ले लेते हैं, एक पॉलीथीन की थैली ले लें और उसमें रेत भर दें और उसको एकदम स्फेरिकल शेप दे दें, तो इस तरह की कंडीशन है लिक्विड की। जो पॉलीथीन की थैली है, आप देखेंगे वो तो टाइट रहेगी, टेंशन में रहेगी, और वो जो रेत वाले पार्टिकल हैं वो दबे रहेंगे, उनमें फोर्स, पुश फोर्स लगेगी। रेत के पार्टिकल तो पुश फोर्स महसूस करते हैं, और वो पॉलीथीन की थैली जो होती है वो पुल फोर्स महसूस करती है। उस थैली को कट करेंगे तो वहां पर कट करके जो टेंशन वाला फोर्स है वो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, और वो कट अगर आप बल्क में ले जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। रेत के अंदर उसकी कटिंग करेंगे तो वो फोर्स नहीं मिलेगा। तो किसी भी लिक्विड को समझना चाहते हो तो इस तरह से समझो, जैसे कि एक पॉलीथीन की थैली है जिसने कवर कर रखा है और अंदर रेत भरी हुई। तो रेत भरी हुई तो बल्क वाले लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, जो प्रेशर इनटू एरिया, नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट करने वाला केस है वो। और वो जो सरफेस की जो अपन कह रहे पॉलीथीन है वो हमेशा टाइट रहेगी, टेंशन में रहेगी, तो वहां पर सरफेस टेंशन जैसा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये दोनों के अंतर को समझाने का एक मॉडल है, हम समझो वैसा ये। अब मैं इस बात को समझा रहा हूँ कि ये यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कैंची का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से कटिंग करते हैं। हमने किसी चीज को कैलकुलेट करना है तो जैसे स्ट्रिंग के अंदर हम एक पॉइंट से रस्सी को काटते थे, यहाँ पर हम सरफेस को काटेंगे। सरफेस को एक चादर की तरह समझो, ये एक हरी चादर है जिसको हम थिन फिल्म कह रहे हैं। इसको ऐसे कैंची लेकर के ऐसे कटिंग किए, तो ये स्लाइडर को इस पेन की तरह समझो। अगर मैं इसको फिजिकल मॉडल बनाना चाहता हूँ घर पे, कि ये जो थिन फिल्म का मॉडल एक बनाया जाए, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास मैं एक पॉलीथीन की थैली लूंगा जिसको फेविकॉल से इस साइड में चिपका दूंगा इसके साथ। वो हो गया एडेसिव फोर्स, है ना। लिक्विड की सरफेस और इस स्लाइडर की सरफेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो एडेसिव फोर्स। तो फिजिकली उस एडेसिव फोर्स को लाने के लिए फेविकॉल लगा के इसके साथ चिपका दूंगा सरफेस को। फिर इसी तरह से एक तो इस साइड ऐसे कर लूंगा, एक दूसरी साइड और जो मेरी वाली साइड, एक पॉलीथीन की थैली और लूंगा, उसको इस साइड चिपका करके ऐसे ऊपर करूंगा, ऐसे डबल बन जाएगा इस तरह का। इधर वाली साइड में मैं एक और रॉड लगा दूंगा, इधर वाली साइड में एक रॉड लगा दूंगा, तो एक ऐसा बॉक्स टाइप बन जाएगा। इस बॉक्स के अंदर रेत भर दूंगा, तो वो तो हो गया बल्क। सर एक बार दोबारा विजुअलाइज करा दीजिए जो अभी बताया। फिर से देखेंगे। तो इसमें आप घर पे करना। पॉलीथीन कैसे कटेंगे, मतलब वो तो एक रॉड, पॉलीथीन की जगह कागज ले लो, चलो कागज आपके पास है, ठीक है। तो आप क्या करना है, एक कागज लेना और ऐसे फेविकॉल लेकर के रॉड के एक साइड चिपका देना, ऐसे चिपका दिया तो कागज ऐसे थोड़ा वर्टिकल हो जाएगा। फिर उसी रॉड के दूसरी थोड़ा साइड, सा फ्रेम में आ जाइए। अच्छा इधर फ्रेम से बाहर हो गए। इसी रॉड के दूसरी साइड में हमने एक और कागज लेकर के उधर वाली साइड चिपका दिया, तो ऐसे आपको दो कागज दिखेंगे वर्टिकली। ये जो साइड वाली फ्रेम वाइट दिख रही है उसको कवर करने के लिए आप इधर वाली साइड में एक और रॉड का इस्तेमाल करेंगे, यहां से फेविकॉल से उसको चिपका देंगे, ऊपर से उसको चिपका देंगे, साइड से चिपका देंगे, ऐसा हो जाएगा ये। अब ये कहना चाहते हैं कि ये वाली रॉड जो है उस रॉड के साथ अटैच नहीं, जो इधर वाली तीनों रॉड है ये उससे फ्री है, स्लाइड करने वाली है। अब उसमें जो बीच में खाली जगह होगी उसको एज एन एग्जांपल बताने के लिए कुछ लाइट, कोई भी चीज जो हल्की हो उसमें भर लेंगे। जैसे रेत थोड़ी भारी पड़ती है, थर्मोकॉल बबल्स। थर्मोकॉल के टुकड़े डाल लो उसमें, ऐसे भर लिया ना। तो इस तरह का ये अरेंजमेंट आपके सामने बना हुआ है जो ये है। तो मैं इसका एक 3D डायग्राम दिखाता हूं इस तरफ। ऐसे ये एक फिल्म है और एक दूसरी फिल्म ये है पीछे वाली, और ये जो स्लाइडर है हमारा, इसको दूसरे कलर से कर देता हूं मैं, व्हाइट कलर से कर देता हूं।
ये जो थिन फिल्म है, इसमें इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो हो गया S इंटू एल। मैं इसको ऐसे दिखाता हूं। ये वाली जो सरफेस है इसमें S इंटू एल ऊपर लग गया। ये वाली जो सरफेस है S इंटू एल इधर लग गया। ये जो वेट इस पे लगा हुआ है, तो हमारा सिस्टम जो है उसमें कौन कौन जो शामिल है उसके हिसाब से उनके जो बाहर बच गया उन सब का फोर्स दिखाना पड़ेगा। समझ नहीं आया 3D वाला। थोड़ा सा साइड वाला जो है वो इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जो फ्रंट वाली, जब मैं इसको कट करूंगा तो यहाँ पर दो चद्दर कटेगी, एक फ्रंट वाली और एक बैक वाली। दो सरफेस, जैसे एक कागज में दो सरफेस होती है, आप दोनों तरफ लिख सकते हो। जिस पे लिखा जा सकता है वो सरफेस है, तो एक कागज में आप दो तरफ लिख सकते हो। तो थिन फिल्म में भी दो सरफेस है, एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो इस तरफ और उस तरफ की दो सरफेस का, इस वाली आगे वाली सरफेस का हो गया SL फोर्स ऊपर की तरफ। जब हमने कैंची से काटा तो यहाँ से L लेंथ आगे से कट गई और L लेंथ पीछे से नहीं कट गई, तो SL इधर और SL उधर। अब बीच वाला हिस्सा रह गया बल्क। बल्क का फोर्स लिखने की इच्छा है तो बल्क का फोर्स इसमें नीचे की तरफ लगेगा, P एटमॉस्फेरिक इंटू DA, इसकी स्लाइडर की लेंथ इंटू थिकनेस। तो नीचे वाली साइड से एटमॉस्फेयर का P एटमॉस्फेरिक इंटू DA, तो बल्क वाला फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा और नीचे रह गया mg और 2SL। सर बल्क वाला फोर्स तो हमें क्या हो से कैंसिल हो जाएगा? हाँ, यहाँ से S की वैल्यू आपसे पूछी थी mg बाय 2L। समझ नहीं आया कैसे हुआ कुछ भी इसमें। तो एसएल क्या लिखे है? सर कैंची को हॉरिजॉन्टल रखा है कि वर्टिकल आपने सर? ये मतलब ये वर्टिकल में है, G नीचे ऐसे वर्टिकल है, ऐसे ग्रेविटी। बल्क इसका वेट जो इसमें थोड़ा सा शामिल किया हमने, हाँ वो तो थिन फिल्म के अंदर कितना वेट होता है? सर ये एमजी जो काटे हैं उसमें कैसे लगा दी? वो तो एकदम लास्ट वाले लेयर पे है ना। कहाँ पे काटा हमने? mg नहीं काटा ना, ये P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया काट दिया। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर पूरा सिस्टम ही है ना अभी, हाँ, मतलब काटने के बाद? सर दोबारा से रिपीट कर दीजिए पूरे। सर ये लास्ट में ना काटे हैं सर, सरफेस उसके पास ना सर, थोड़ा सा हाँ, नीचे से। नहीं काट, अगर इसको, हाँ मैंने यहीं से काटा है बिल्कुल पास में से। तो हमने क्या किया है कि सर पहले उस मॉडल की कल्पना कीजिए जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है? जो मॉडल को हमने डिस्कस किया था उसकी कल्पना कीजिए। एक है हमारे पास स्लाइडर, उसके इधर एक कागज चिपका हुआ है, वो उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है SL। एक कागज जो हमने पीछे की साइड चिपकाया था वो उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है SL। तो ये जो फ्रंट वाला कागज है वो SL ऊपर दिखा दिया है और वो जो बैक वाला कागज है उसका फोर्स SL दिखा दिया। हमने इतनी छोटी सी लेंथ ली है कि इसके वेट के इसको तो स्लाइडर को तो खुद मासलेस माना है, ये जो वेट लगा है वही वेट है, ऐसा हमने ले लिया। अब इसके अंदर जो हमने कागज एक आगे लिया था, एक बीच, उसके बीच में जो थर्मोकोल की बॉल रखी थी, हमने उसका फोर्स नीचे की तरफ होगा, प्रेशर इनटू एरिया। हमने कहा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अपन हॉरिजॉन्टल में सिलेंडर बना के न्यूटन लॉ लगा के अंदर का प्रेशर पता कर सकते, वो PATM आ जाएगा। तो PATM इनटू एरिया हो गया नीचे की तरफ फोर्स बल्क वाला, और नीचे बाहर एटमॉस्फेयर है, वही एरिया PATM इनटू एरिया ऊपर की तरफ आ गया। तो बल्क वाला फोर्स तो कैंसिल हो गया। अब जो सरफेस वाला फोर्स है SL इस तरफ और SL उस तरफ, वो हो गया नेट फोर्स ऊपर की तरफ, और नीचे ग्रेविटी का फोर्स जो ब्लॉक पर लग रहा है mg, वो नीचे की तरफ। इनको हमने बैलेंस कर दिया है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आ गया mg बाय 2L। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर यहाँ थिन लेयर की जगह थिक लेयर होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना? प्रैक्टिकली थिक लेयर बनती नहीं हमसे, पिछला पेज इसलिए दिखा थिन दीजिए। लेयर का। सर थिक लेयर होता तो फिर और भी सरफेस टेंशन के फोर्स mg बाय a वाला। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर थिक लेयर के केस में एक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता बल्क से?
उसकी mg की वजह से। सर सरफेस टेंशन और बढ़ जाता ना वरना एक और लेयर में। थिक वाले में एक्चुअल में क्या एडजस्टमेंट मतलब प्रैक्टिकली होता नहीं है, इसलिए हम अभी डिस्कस नहीं भी कर रहे उसको, है ना। प्रैक्टिकली थिन लेयर ही बनती है। सर लास्ट क्वेश्चन का डायग्राम टॉप व्यू था क्या? हाँ, ये साइड व्यू था, अपन साइड से देख रहे थे फिल्म को। बल्क का जैसे प्रेशर मैंने आपके सामने ये पेपर किया ना, ऐसे ऐसे इसको सामने से आप देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा? सर लास्ट में दिखाई। अभी ये देखो, इस क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि ये थिन फिल्म है यहाँ पर, और ये इसकी हाइट है h, इसका सरफेस टेंशन s, और ये वाला एंगल जो है कुछ लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, थीटा एंगल। यहाँ का एंगल थीटा है, ये दोनों साइड बराबर है। इसका मास है m, ये इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है, द वायर इज इन इक्विलिब्रियम, और ये ग्रेविटी यानी इस तरफ ग्रेविटी वर्टिकल प्लेन में है। ये इस वायर को अगर हम थोड़ा सा नीचे खिसकाएंगे तो बताओ क्या होगा आगे? अगर इस हॉरिजॉन्टल वायर को थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो फट जाएगा वो फ्रेम, मतलब फिल्म रहेगा नहीं। ऐसा मान लेना कि वो मतलब टूटा नहीं, सरफेस टूट जाता है गलती से कभी कभी, है ना, पुल करेगा वायर को, नहीं भी टूटता थोड़ा सा। ऐसा करने से इसकी लेंथ, थिन फिल्म की लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि इस ट्रायंगल की साइड बढ़ जाएगी। तो पहले का जो फोर्स है वो mg को बैलेंस कर रहा है, नीचे खींचने से वो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। किसी भी सरफेस को खींचने से या उस सरफेस को छोटा करने से उसका सरफेस टेंशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो चेंज होता है सिर्फ बल्क में चेंज आता है। मैंने पहले डिस्कस किया था, उस पानी को, एक बाल्टी पानी को कहीं भी फैला दे, उसकी सरफेस की थिकनेस का रूल तो फिक्स है। वो तो सरफेस की प्रॉपर्टीज ऐसे रबर बैंड की तरह नहीं कि रबर बैंड को ज्यादा खींचते तो ज्यादा फोर्स लगाता है, कम खींचते तो कम लगाता ना। सरफेस का नेचर रबर बैंड से सर ये मास है, रॉड का मास दिया है ना? हाँ, रॉड का मास है, रॉड का मास है। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है ना सरफेस टेंशन? क्या कहना चाह रहे हो? सर सरफेस टेंशन वेक्टर क्वांटिटी है ना? सरफेस टेंशन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर तो नहीं आ रहा है, प्रेशर की जैसी है कुछ, ऐसा प्रेशर है ना। प्रेशर भी होमोजेनियस फ्लूइड के लिए एक स्केलर क्वांटिटी है, आइसोट्रोपिक फ्लूइड के लिए, ऐसे ये भी है। सर आपने क्या बोला कि उसके सरफेस को बढ़ाएंगे तो सरफेस, हाँ, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो पिछला पेज देखना चाह रहा कोई, एक बार ये नोट कर लें, बताता हूँ। मैंने ये स्टेटमेंट कहा कि जब भी हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते, वेन एवर सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, molecules from the bulk is transfers to the surface. Distance between molecules remain unchanged. So force per unit length remain unchanged. यानी सरफेस टेंशन नहीं बदलेगा। जब हम किसी की सरफेस को इंक्रीज करते हैं तो उसका बल्क छोटा होता जाता है, बल्क के मॉलिक्यूल सरफेस पर आते रहते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में आपस में डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। एरिया डबल करोगे तो सरफेस पे डबल मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जबकि रबर बैंड और इनमें आप खींचोगे तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल तो उसी ऑर्डर में रहते हैं, तो इसलिए उनमें तो ज्यादा फोर्स हो जाता है। तो सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस एरिया बढ़ाने घटाने से बदलता नहीं है, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल बल्क में चले जाते हैं एरिया कम करने से। एरिया आधा कर दिया तो आधे मॉलिक्यूल बल्क में चले जाएंगे, और अगर एरिया डबल कर दिया तो बल्क के मॉलिक्यूल सरफेस पर आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस नहीं बदला तो उनके बीच का कोहेसिव फोर्स नहीं बदला, तो कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, तो सरफेस टेंशन में कोई चेंज नहीं आता है।
सर वॉल्यूम बढ़ाने से मतलब ऐसा बोल सकते कि जो फिल्म है उसका लंबाई बढ़ जा रहा है, बस मतलब उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ता आपस में। हाँ, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है। तो अब इसमें समझा दो एक बार। बताते हैं इसका जवाब। सॉल्यूशन देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, तो ये h लेंथ है, तो ये हो जाएगा h tan थीटा बाई 2, h tan थीटा बाई 2, ये लेंथ भी ऐसे आ जाएगा h tan थीटा बाई 2। तो पहले जो फोर्स आएगा s इंटू 2h tan थीटा बाई 2, ये एक तरफ की सरफेस का होगा, और पीछे वाली सरफेस का भी काउंट करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा mg। तो ये बैलेंस्ड है पहले से, तो ये हो गया 4sh tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू mg, ये पहले की कंडीशन हो गई। अब फर्दर हम इसको अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से x नीचे डिस्प्लेस करेंगे, तो उस केस में जो नेट फोर्स आएगा ऊपर की तरफ वो आ जाएगा 2s इंटू 2h प्लस x आपने ऊपर 2s क्यों tan लिखा? थीटा बाई 2 माइनस वहाँ पे mg। साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा बाई 2। ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में ये साइड h है और ये साइड h tan थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 है इधर, तो दिस हाँ, अपॉन ठीक है दिस सर। tan थीटा होता है। ठीक है, ऊपर सर कैसे लिखे सर? 2s गुना ये वाला 2h लिखा ना, ये कैसे लिखा? ये जो इसकी लेंथ कितनी, अब मैं यहाँ से कैंची लेके कटिंग करूंगा, ये चद्दर जो है इसको कट करेंगे हम ऐसे, तो ये चद्दर फ्रंट वाली साइड में जो इसकी लेंथ है वो 2h tan थीटा बाई 2 है। s से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रंट वाला पुल फोर्स, ऐसा बैक साइड में भी एक सरफेस है, तो इसलिए ट्वाइस हो गया, नीचे mg हो गया, इक्विलिब्रियम में दे रखा है इसलिए बराबर हो गया। फिर x नीचे पुल करने के बाद ये आ गया। अब इसमें से एक h वाली टर्म तो कट जाएगी mg से, तो नेट फोर्स जो बचेगा वो आएगा F नेट। F नेट तो ये आ जाएगा 4s tan थीटा बाई 2 इंटू एक्स, ये आ गया फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, यानी कि SHM हो गया। SHM का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट m अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, 4s tan थीटा बाई 2। अब यहां से आप m डिवाइडेड बाय 4s tan थीटा बाई 2 को अगर लिखोगे तो इसी का एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट h बाई जी। ठीक है, बल्क फोर्स कैंसिल क्यों हुआ? कौन सा फोर्स कैंसिल हो गया? बल्क का। बल्क वाला फोर्स एटमॉस्फेयर ने कैंसिल कर दिया, P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया, बल्क का फोर्स ऊपर से नीचे और नीचे से एयर का फोर्स P एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया, सर ये वाला चैप्टर समझ नहीं आ रहा। हाँ, बल्क का फोर्स होता है हमेशा पुश फोर्स और उसकी वैल्यू होती है F प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर आप अंदर के पॉइंट पे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल सिलेंडर मान करके, तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो थिन फिल्म के बाद प्रेशर इनटू एरिया से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और नीचे भी एयर है तो एयर की तरफ से ऊपर लगेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। सर बीच में रॉड आने से कुछ दिक्कत नहीं होगा? नहीं आएगा, रॉड आने से उसका वेट आ गया ना, दिक्कत नहीं, उसका वेट आ गया, रॉड आने से रॉड का वेट आ गया। सर ये F नेट कैसे लिखा है आपने? सर सुनिए सर हाँ बोलो। फोर्स नेट कैसे निकाले सर? तो सर नीचे mg बड़ा होना हो रहा है सर, तो mg में से कटेगा ना सर। जैसे अब ये h प्लस x नीचे डिस्प्लेस इसीलिए रखेंगे। पहले h वाले में बराबर था ये, अब ये लेंथ बढ़ाएंगे तो ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो गया ना। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए।
सर सबको म्यूट मत करिए। लेनोवो म्यूट करो। लेनोवो को म्यूट। हो गया सर। सर इसमें m/4s tan θ/2 को h/g कैसे लिखें? इस इक्वेशन से तो ऊपर जो है वो अच्छा इसको यूज करो आप। इस इक्वेशन का यूज करने से आ जाएगा, ठीक है। सर 2s tan θ/2 कैसे आया? सर 2s एक बार और बता दीजिए। सर पेज 9 दिखा इसको यूज दीजिए। कैसे आ जाएगा? अब रुको। सर एफ नेट निकालना वो पता कैसे चला? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि ऐसा होता है। बल्क का फोर्स हमने पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में ये तो पढ़ा है, प्रेशर इनटू एरिया। कुछ फोर्स होता है उसको प्रेशर इनटू एरिया से कैलकुलेट करता है। प्रेशर डिफाइन ही उससे किया हमने, प्रेशर की डेफिनेशन वहीं से तो लाए। ये एक और प्रैक्टिकल है जिसको आप घर पे कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है आपको कि एक जो आप बटन टाकने का धागा होता है, हल्का होता है काफी, उसको क्या करना है कि पानी पीना पड़ेगा लगता। चलो ठीक है, देखता हूँ एडजस्ट हो रहा है। तो इसमें है ना, सर पेज 9 दिखा दीजिए। पिछला पेज देखना चाह रहे, पिछला पेज देख लो। मैं यूं कहना चाह रहा था कि आप ऐसा कीजिए कि एक जो बटन टांगने का धागा होता है उसके एंड को बांध दीजिए, तो एक राउंड लूप बन जाएगा वो। उसको सोप सॉल्यूशन में डिप कर लीजिए तो गीला हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए कि इस तरह की फ्रेम लेकर के, फिक्स फ्रेम, उसको डुबो करके एक फिल्म बन जाएगी। फिर आप उस धागे को उसके अंदर रख दीजिए, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी रखेंगे वो रखने में आ जाएगा। फिर एक गर्म ऑलपिन लेकर के जो उस धागे के अंदर की जो सरफेस है उसको ब्रेक कर दीजिए। जैसे आप ब्रेक करेंगे ना तो ये परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। मतलब ये प्रैक्टिकल आप करेंगे तो अंदर की जो बीच की सरफेस है उसको ब्रेक कर देंगे, तो बाहर की जो सरफेस है वो इसको पुल करके चारों तरफ से इसको एक परफेक्ट सर्कल में कन्वर्ट कर देगी। तो नेचर में परफेक्ट सर्कल कैसे बनता है ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। ठीक सर है? बाहर एयर है। अंदर की सरफेस बाहर की सरफेस क्या हुआ है इसमें? ये बीच में से जगह खाली है, यानी कि यहाँ पर मैं पेन ऐसे गिराऊंगा तो नीचे गिर जाएगा, और इसमें थिन फिल्म है इधर। तो इस समय क्या हो रहा है कि ये जो सरफेस है वो इसको खींच करके परफेक्ट सर्कल बना रही, ऐसे एक परफेक्ट सर्कल बन रहा है। तो हमसे सवाल में ये पूछा है, फाइंड टेंशन इन लूप। इसका सरफेस टेंशन हमें एस दे रखा है, इस लूप का रेडियस हमें आर दे रखा है। ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने दिखा रखा है वहां पर थिन फिल्म है, और जहां पर ग्रीन नहीं दिखा रखा है बीच में खाली जगह आर वाली, यहाँ पे थिन फिल्म नहीं है। तो प्रैक्टिकली बीच वाली थिन फिल्म को गायब करने के लिए हम जब कागज, मतलब ये क्या कहते हैं, धागा जो है लूप को जब उस फिल्म के ऊपर गिरा देंगे तब तो चारों तरफ अंदर भी सरफेस रहेगा बाहर भी रहेगा, तब तो जैसा टेढ़ा मेढ़ा डालोगे ना वैसे रहेगा वो। और उसके बीच वाले हिस्से को आप किसी गर्म ऑलपिन से ऐसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो बीच वाली सरफेस जैसे ही मिटेगी बाहर वाली सरफेस इसको खींचेगी और एकदम सर्कल बन जाएगा। 2-3 बार प्रयास करने में हुई जाएगा, है ना, कभी गड़बड़ हो जाएगी। सर सर्कल ही क्यों बनेगा? सर्कल फोर्सेस की वजह से। स्टॉप करने आ गए। सर 9th पेज दिखा दीजिए। लेनोवो म्यूट। 9 पेज नंबर 9 देख लीजिए।
चैप्टर क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे स्टार्ट करें? देखो सरफेस टेंशन आपके लिए एकदम बिल्कुल नई चीज है। अभी कुछ चीजों में आपको दिक्कत आएगी, ये ऐसी जरूरी नहीं कि पहले दिन ही आप समझ जाएं बात पूरी तरह से। नोट कीजिए अभी आप, और एक तरह से नए नए के सवाल हैं एकदम, ऐसा आपने पहले नहीं सोचा होगा, तो इसलिए एक ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करके नोट कीजिए, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोगों ने किया होगा ट्राई। सॉल्यूशन देखिए। सर फिल्म की रिलेटिव स्ट्रेंथ yes by 11.2 अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं वायर का, सर क्या मतलब लूप का छोटा सा हिस्सा, तो हम इसका फोर्स डायग्राम दिखा रहे हैं। इस तरफ टी और इस तरफ टी, ये वाला एंगल डी थीटा, इस पे सरफेस टेंशन का जो फोर्स है इस तरफ एस इंटू आर डी थीटा इंटू 2, एस इंटू आर डी थीटा एक ऊपर वाली सरफेस की वजह से आ गया, आर डी थीटा इसकी लेंथ होगी वायर की, मतलब उस लूप का जो हिस्सा हमने लिया है, दो आगे पीछे की दो सरफेस, इसलिए 2 से गुणा हो गया। और ये वाला जो एंगल है डी थीटा बाई 2, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 आता है। इस तरह का अपन ने सर्कुलर मोशन में एक सवाल कर रखा है, आपको याद होगा। अब इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे, हाफ लेने में फायदा है। आ जाएगा 2t cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2s r d थीटा। तो यहां से cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, sin डी थीटा बाई 2, छोटा एंगल, तो 2t डी थीटा बाई 2 2s r d थीटा, 2 उड़ा देंगे, डी थीटा हटा देंगे, 2s r, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा 2s r। HCV में इसका आंसर गलत दिया हुआ है ना, 2 का फैक्टर उन्होंने भी छोड़ दिया। अच्छा, कोई इसको आधा लेके बनाना चाहता है, किसी की इच्छा है कि वो हाफ हिस्सा लेकर के बनाना चाहता है, मैं बताता हूं कि क्या होगा, किया सब कुछ जा सकता है। अब इसमें क्या होगा कि SDL वाला जो फोर्स है वो ऐसे वेरी कर रहा है डायरेक्शन के साथ, तो इसमें क्या कहा जाता है कि जब फोर्स ऐसे वेरी करता है ना, तो प्रोजेक्टेड लेंथ, तो इसकी प्रोजेक्टेड लेंथ हो जाएगी 2r, तो s इंटू 2r एक सरफेस का हो गया, ट्वाइस बराबर 2t, तो t बराबर 2sr। तो ये कैसे लिखा समझ नहीं आया। अब ये प्रोजेक्टेड लेंथ करना नहीं जानते हम, है ना, हम तो ऐसे करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। सर कहने का मतलब है कि हम इन सब के इधर वाले कंपोनेंट को ऐड करेंगे। एक्चुअल में ये रूल क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मैं यहां से कोई भी एंगल लेता हूं, फाई एंगल या अल्फा एंगल ले लूं, और ये डी अल्फा एंगल वाला छोटा सा एलिमेंट लूंगा, तो इसका इस तरफ का जो कंपोनेंट आएगा, इधर वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा एस इंटू डी एल, इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी अल्फा, एक का फोर्स ट्वाइस लग गया, और इसका जो इधर वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा साइन अल्फा, तो डीएल साइन अल्फा ये वाला एंगल अल्फा है, इधर वाला फोर्स आ गया। तो अगर मैं डीएल को यहां पे दिखाऊं, ये डीएल है और ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। जब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये 2sr, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2s तो कॉमन ले लिया, आर डी अल्फा को हम लिख सकते हैं डीएल, तो डीएल साइन अल्फा का सम कर दोगे, तो डीएल साइन अल्फा क्या है, इसका जो प्रोजेक्टेड लेंथ है इसके अलोंग, उसका सम करेंगे, तो वो सम करने से वो लेंथ आ जाएगी 2r। पर ये बातें अगर हम ना सोचना चाहें, ऐसे करें ना, ये आसान है। सेंटर ऑफ मास से कैसे करेंगे? सेंटर ऑफ मास
जैसा कोई यूज नहीं है इसके अंदर, चल थोड़ी रहा कुछ भी यहाँ पर। सर डी थीटा Substitution- बाय 2 सर यहाँ डायरेक्शन वेरी करने के कारण ही नहीं लगा है, मतलब यूज नहीं किया। डायरेक्शन वेरी करने के लिए डायरेक्टली लेंथ मल्टीप्लाई ऐड नहीं कर पाए ना फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के साथ सर ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन में क्या लिखा है? cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2। हाँ ये लिखा है cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो हो गया साइन को हटा करके सिंपल डी थीटा बाई 2 लिख दिया, 2 काट दिया। 2 टाइम्स एसआर डी थीटा क्यों हुआ सर? हाँ 2 टाइम्स एसआर डी थीटा 2 टाइम्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला टी और ये वाला टी, और ये 2SR में इसलिए लिखा क्योंकि दो सरफेस। कौन से सर? अच्छा ये इसके ऊपर वाली सरफेस इस पे साइन कर देंगे, फिर इसको पलटी खिला के दूसरी साइड भी साइन कर सकते हैं, है ना? अच्छा, दो तरफ लिखा जा सकता है। डायरेक्शन तो अपोजिट होगा सर। सर वहां पे साइन अल्फा आपने कैसे लिखा है समझ में आया इंटीग्रेशन वाले में? इंटीग्रेशन में साइन अल्फा ऐसे लिख दिया क्योंकि ये वाला एंगल अल्फा है, तो इसका जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा इस तरफ वाला कॉस आएगा, इस तरफ वाला साइन आएगा। जिन्हें ये बात ना समझ में आए उनके लिए ये ठीक है, इसको ध्यान देंगे सर एक बार प्रोजेक्टेड लेंथ फिर से समझा देंगे। प्रोजेक्टेड लेंथ ये हो गया कि डीएल, ये जो लिखा है ना डीएल साइन अल्फा, तो डीएल साइन अल्फा हो गया इस तरफ, ये जो डीएल लेंथ दिखा रखी है यहाँ पर, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट, इन सबको ऐड करेंगे तो ये टोटल 2R लेंथ आ जाएगी मैथमेटिकली। सर ये डी थीटा बाई 2 कैसे हो गया सर? डी थीटा बाई 2 सिमेट्री से हो गया, ये पढ़ रखा है पहले अपन ने। यहाँ से यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो ये डी थीटा बाई 2 होगा, तो इधर वाला डी थीटा बाई 2 होगा, दो पैरेलल लाइन के पीछे। अब इसमें आपसे एक पूछा है सवाल एक्सेस प्रेशर के बारे में। ये हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप दे रखी, तो हमसे बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है P0। फाइंड प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। इस ड्रॉप के भीतर कितना प्रेशर होगा? छोटी सी ड्रॉप है ये, इसकी रेडियस है R, डायग्राम में बड़ी दिखा रखी है मैंने। लिक्विड की ड्रॉप है R रेडियस की, बाहर का प्रेशर हमें दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, इसके भीतर का प्रेशर हमको बताना है। सर जो आपने प्रेशर डिफरेंस और सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला दिया है उसका डेरिवेशन कहाँ मिलेगा सर? अभी कर रहे हैं ना, ये इसी साल में डेरिवेशन ही कर रहे हैं। ओके सर। पिछला पेज देखना चाह रहे हैं? पिछले पेज देख लीजिए, पेज नंबर 11 देख लीजिए। पेज नंबर 10 देख लीजिए, पेज नंबर 9, पेज नंबर 8, पेज नंबर 7, पेज नंबर 6, पेज नंबर 5, पेज नंबर 4, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, यहां से शुरू हुआ था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए इसका जवाब, ये जो लिक्विड की ड्रॉप है, मैंने इसके लिए आपको बताया था कि हम इसको कैसे समझेंगे। ये जो बाहर वाली सरफेस है ये तो पॉलीथीन की थैली की तरह है, अंदर रेत भरी हुई,
अब हम क्या करते हैं, इसको आधा कट कर लेते हैं। आधा कट करेंगे तो मैं इसको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखेगी। ये बाउंड्री को तो मैंने व्हाइट दिखाई, ये पॉलीथीन की थैली का हिस्सा है और अंदर जो रेत भरी है उसको मैं इस कलर से दिखा देता हूँ। ये बल्क वाला हिस्सा जो है वो इससे दिखाया गया है। ये व्हाइट वाली बाउंड्री है, सरफेस है, और ये जो बीच का जो बल्क है वो मैंने येलो कलर से दिखाया। सर ये आधा काटे हैं सर, आधा। सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, अब आपने क्या किया है कि इसको कैंची से कट किया है। ये जो कटिंग करेंगे आप कैंची लगा के ऐसे करके, यहाँ से ड्रॉप को आधा काटेंगे यूं करके, तो ये ऊपर वाली चादर पूरी कट हो जाएगी। तो सरफेस टेंशन का फोर्स जो होता है वो हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल मिलेगा, मॉलिक्यूल्स के सरफेस के पैरेलल। तो वो इस तरह से आएगा, ऐसे चारों तरफ ऐसे एक राउंड घूम रहा है ये पूरा। तो S इंटू 2πr, ये जो इधर वाली आधी पॉलीथीन की थैली है और जो इधर वाली आधी पॉलीथीन की थैली आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो जो खींचने वाला फोर्स है वो S इंटू 2πr है। इसके अंदर कुछ प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, तो बल्क का फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो वो हो जाएगा P इनसाइड इंटू इसका एरिया क्या होगा πr²। और ये जो बाहर से लगने वाला फोर्स है वो तो ऐसे घूमता हुआ लग रहा है सब तरफ से, तो इसका अपन प्रोजेक्टेड एरिया से काम करेंगे। तो बाहर वाले जो फोर्स है इसमें से इधर वाले कंपोनेंट उधर वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, वही इंटीग्रल P dA आएगा, फिर dA cos थीटा, P कॉमन आ जाएगा, तो dA cos थीटा को ऐड करेंगे तो प्रोजेक्टेड एरिया आ जाएगा। तो इस साइड से P0 इंटू πr² जो इस तरफ का कंपोनेंट होगा। तो ये जो ड्रॉप है ये बैलेंस्ड है, तो अपन इनके सारे फोर्स बैलेंस कर देंगे। πr² होना चाहिए ना, πr²/2। अभी बताते हैं क्या होता है। S इंटू 2πr इज इक्वल टू P इनसाइड इंटू πr²। तो यहां से P इनसाइड की वैल्यू आ गई P0 प्लस 2s/r। तो ये जो एरिया होता है फ्लैट सरफेस का, डिस्क का एरिया क्या होता है πr², और ये जो कर्व सरफेस एरिया ये तो 2πr² होता है। तो अगर मुझे डायरेक्ट, परंतु मुझे ऐड क्या करना है, डायरेक्शन के साथ ऐड करना है। तो मैं जो किसी भी छोटे से हिस्से पर, जैसे यहां पर बताऊं मैं, इस वाले हिस्से पर जो फोर्स लग रहा है वो है P dA, प्रेशर इनटू एरिया। अब मुझे इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा इस तरफ। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो P dA cos थीटा, इस तरफ जो फोर्स आएगा P dA cos थीटा, और इसे ऐड करना है तो P तो बाहर आ गया, तो dA cos थीटा क्या होगा, इस एरिया का प्रोजेक्टेड हिस्सा होगा जो इस तरफ आएगा। तो P इंटू एरिया प्रोजेक्टेड, तो प्रोजेक्टेड एरिया इसका क्या आएगा πr², जो डिस्क का एरिया 90 - थीटा हो जाएगा ना। कौन सा एंगल, अच्छा इधर वाला कहना चाह रहे, तो चलो इधर से थीटा ले लेता हूँ, ये वाला, इधर वाला थीटा चेंज कर लेता हूँ मैं, इधर से थीटा ले लेते हैं सर। बट एक्सटर्नल फोर्स तो सेंटर ऑफ मास के पाथ पे आता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें P कॉमन आ गया, तो dA cos थीटा हो गया एरिया का प्रोजेक्टेड एरिया, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सम कर लेंगे। तो जब ये फोर्स सब तरफ से बराबर लगता है और हम इसे एक कंपोनेंट चाहते हैं इस फोर्स का, इधर वाला, तो ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया, जो इसका प्रोजेक्टेड एरिया डिस्क वाला हो जाएगा, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया लिख सकते हैं। और नहीं तो आप रिंग मान करके इंटीग्रेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा सर। इंटीग्रेट करना तो जानते हैं। S2πr वहां पे कैसे लिखती है? S इंटू 2πr, जब हम सर, कैंची S से लेके 2πr अंदर को काटेंगे, पॉलीथीन की थैली को काटेंगे, तो कितनी लेंथ कट जाएगी, 2πr। हमने कहा था एक ऐसी बॉल को इमेजिन कीजिए जो पॉलीथीन की बनी है, जिसके अंदर रेत भरी हुई, और कैंची से जब काटने जाएंगे तो पॉलीथीन की कितनी लेंथ कटेगी, 2πr। तो पॉलीथीन के जो इधर वाले मॉलिक्यूल जो उधर वाले मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं,
वो s इंटू लेंथ होता है, s इंटू 2πr, सर वो एपी क्या लेंथ है? होगी 2πr। वो फोर्स हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है और पुल फोर्स होता है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। एपी क्या है सर? यहाँ पर s इंटू 2πr, इसमें एक ही सरफेस है, अंदर बाहर कुछ नहीं है ना। एपी क्या है? सर प्रोजेक्टेड एरिया सिंपली क्या होता है, वो सरफेस एरिया होता है ना। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब अगर यहाँ से लाइट डालेंगे तो कितना एरिया पे लाइट गिरेगी, सामने कितने एरिया की परछाई आएगी। अगर एक हेमिस्फीयर पे इधर से लाइट डालेंगे तो दीवार पे जो परछाई आएगी उसका एरिया क्या होगा, πr²। वही है, इसलिए कर नहीं पाई, यूं कह रहा हूँ। सर ये एस के साथ अब ले- टू क्यों नहीं लिखा? ठीक है, ठीक सर है, वो S तो लेना ही पड़ेगा। डायरेक्ट मैं फार्मूला बिना- लगा नहीं सकते हैं सर, जो आपने लिखा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहा है। अच्छा, ये अब अपने पास एक रिजल्ट हो गया। ये स्फेरिकल सरफेस है। अब मैं उस एक स्फीयर के लिए मैंने आपके लिए डिराइव कर दिए। अलग अलग केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग तरह का होता है। अब मैं इस फार्मूले से बात करता हूं। अगर ये फार्मूला देखेंगे तो स्फेरिकल सरफेस के केस में ये दोनों रेडियस बराबर हो गई, यस तो ये 2s/r आ जाएगा अंदर का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से। तो अभी मैं इसमें कंक्लूड करना चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं क्या है, देखिए। इसके लिए अगले पेज पे जा रहा हूं। ये रिजल्ट आपने देख लिया। ये देखिए, अगर कोई हमारे पास फ्लैट सरफेस है, कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, इधर वाली साइड में लिक्विड है और ऊपर एयर है, तो इन दोनों पॉइंट में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। 1 और 2 में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। P1 इज इक्वल टू P2 होगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गया। तो आर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो डिफरेंस नहीं है। और जो साइड जो आ रहा है, अगर ऐसा कर्व सरफेस है और इसका शेप हम कह रहे हैं कि स्फेरिकल शेप है, तो मैं ऐसे बनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा डायग्राम। ऐसा मान लो कि स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है, तो उस केस में यहां पर जो एक पॉइंट ऊपर लिया हमने, इसको पॉइंट नंबर 1 का, इसको पॉइंट नंबर 2 का, तो पॉइंट नंबर 2 का प्रेशर P1 प्लस 2s/r, ये है स्फेरिकल सरफेस। तो इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस देयर विल बी एक्सेस प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड और उसका मैग्नीट्यूड होगा 2s/r। अगर ये सरफेस कुछ इस तरह की बनेगी, ऐसी सरफेस बनती है कभी, ऐसा बन रहा है, ऐसी कब बनेगी? और यहां पर 1 और यहां पर 2, तो यहां पर आ जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 माइनस 2s/r। तो देयर इज ऑलवेज excess pressure towards concave side। हमेशा कॉनकेव साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। एक्सक्यूज मी सर, फॉर स्फेरिकल सरफेस डेल्टा P विल बी इक्वल टू 2s/r। अब इसका डेरिवेशन करने का कोई तरीका अगर सोचे तो, जैसे अपन ने एक वायर में छोटा सा एलिमेंट लिया है, ऐसे ही स्फीयर में एक छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, थोड़ा 3D में जाना पड़ता है और उससे अप्रूव हो जाता है। जैसे अपन ने आधी ड्रॉप लेकर के किया ना 20 बार, आधी ड्रॉप करके वो जो आंसर लेके आए थे ड्रॉप वाले में, वो छोटे से हिस्से से भी डिराइव हो जाते। और रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फीयर में सब तरफ एक ही होती, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सरफेस सिलेंडर की होती है, जैसे सिलेंड्रिकल सरफेस देखोगे आप, तो आप देखेंगे कि सिलेंडर में एक तरफ तो रेडियस इनफाइनाइट है, एक तरफ तो सिलेंडर स्ट्रेट होता है और एक तरफ इसका रेडियस r होता है।
अगर सरफेस सिलेंडर का शेप लेती तो इस तरफ जाएंगे तो कर्व नहीं हो रही, दूसरी तरफ वो कर्व होती है, तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर सिलेंडर में इनफाइनाइट हो जाएगा और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से सिलेंड्रिकल सरफेस में डेल्टा पी क्या होगा, एस बाय आर। इसमें हो जाएगा डेल्टा एस, डेल्टा पी इज इक्वल टू एस बाय आर। तो जनरल फॉर्मूला है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तो R1 की वैल्यू इसमें इनफाइनाइट हो जाएगी, R2 की वैल्यू R हो जाएगी। ठीक है सर प्रेशर हमारे मतलब जो 1 क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं वो जनरली इन दोनों के रहते हैं और कोई जनरल आता नहीं है। और कोई टेढ़ी मेढ़ी सरफेस लेना चाहेंगे तो ऐसा एक डमरू टाइप का भी बना सकते हैं। ये ऐसा बनता है, ये ऐसा बन गया ना। अब इस वाले में देखेंगे तो आपको है ना अजीब सा लगेगा, कॉनकेव किस तरफ है, कॉन्वेक्स किस तरफ। तो यहां पर इसका रेडियस अगर R1 है, ये वाली रेडियस है R1 और ये वाली रेडियस है R2। फ्रेम के बाहर जा रहा है, तो फ्रेम के बाहर अच्छा फ्रेम के बाहर ये R1 लिखने में मैं इधर लिख देता, इधर वाली साइड। ठीक है ये वाली सरफेस है R1 और ये वाली सरफेस है R2। तो R1 के हिसाब से मैं कहूं आपको तो ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, तो R1 के हिसाब से हम ये कहेंगे कि 1 वाला पॉइंट तो कॉनकेव साइड में और R2 के हिसाब से 2 वाला पॉइंट कॉनकेव साइड में। अगर उसको कैलकुलेशन को ध्यान में दें तो अगर मुझे सर R1 R2 कौन कौन सा रेडियस लिए हैं? ये देखो ये जो कर्व ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला कर्व, इसकी जो रेडियस सर हाँ तो R2 के हिसाब से बाहर वाला पॉइंट कॉन्वेक्स है, अंदर वाला पॉइंट कॉनकेव है। तो अभी मैं इसका प्रेशर लिखूंगा P2, तो कैसे लिखूंगा देखना, P1 पहले इस पॉइंट का हो गया, अब R1 वाला साइड इसके लिए कॉनकेव है तो उस साइड में कम होगा, कॉन्वेक्स साइड में कम होगा, तो माइनस एस बाय R1 और R2 के साथ से उधर वाला कॉनकेव है तो प्लस एस बाय R2 इज इक्वल टू P2। सर समझ में नहीं आ रहा है सर, एक बार नहीं समझ में आया सर। आप दोबारा ही बताएंगे हम, आप एक बार लिख लीजिए। नहीं आया हाँ फिर से बताएंगे, चिंता मत कीजिए। सर फ्लूइड के अंदर है सर। सिलेंडर में एक रेडियस इनफाइनाइट, इसमें R1 तो हो गया इनफाइनाइट और R2 हो गया R। ऐसा फ्लैट होता ना, सिलेंडर की ऐसे लेंथ वाइज देखोगे तो वो लेंथ स्ट्रेट रहती है, ऐसी घूमती नहीं, घूमती नहीं, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इनफाइनाइट। स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। तो R1 की जगह इनफाइनाइट 1 बाय R1 होता ना, तो 0 हो गया वो टर्म, और R2 की जगह R रख दिया तो S बाय R आ गया। दूसरे ऐसे इसको काट करके तुम सॉल्व करो, आधा काट के कर लो, हाँ आ जाएगा। सिलेंडर को आधा काट करके एस बाय आर प्रूव कर सकते हैं आप चाहो तो, आ जाएगा। ठीक है अच्छा इसमें आते सर डमरू के अंदर लिक्विड है सर, कि लिक्विड के अंदर डमरू है। मैं बताता हूँ कि कैसे आएगा। पहले तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखो जो यहाँ लिखा हुआ है, देयर इज ऑलवेज एक्सेस प्रेशर टुवर्ड्स द कॉनकेव साइड। हमेशा एक्स्ट्रा प्रेशर कॉनकेव साइड में होगा। कितना होगा एक्स्ट्रा, एस बाय आर। अगर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर एस बाय आर, दो है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 2s बाय आर। तो अभी सिलेंडर के केस में सिर्फ एक ही साइड में कर्वेचर है, इसलिए कॉनकेव साइड का एक्स्ट्रा प्रेशर एस बाय आर है। यानी बाहर का प्रेशर P1 है, अंदर का प्रेशर P2 है, तो P2 जो है वो P1 प्लस एस बाय आर है सिलेंडर के लिए। ऐसे ही स्फेरिकल सरफेस में 2 वाला पॉइंट कॉनकेव साइड में है, ऐसे अंदर वाली साइड में,
तो वहां का प्रेशर एक्स्ट्रा है 2s बार, क्योंकि स्फेरिकल है तो इधर भी आर और उधर भी आर, दो तरफ आ रहा है इसके अंदर, इसलिए ऐसा आ गया। तो कॉनकेव साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। अब यहां पर जाते हैं, ये वाला R1 रेडियस है और ये 0.1 है, तो R1 के हिसाब से 1 वाला कॉनकेव साइड और 2 वाला कॉन्वेक्स साइड, 1 और R1 के हिसाब से कॉन्वेक्स वाला कितना कम होगा, -s/R1। और R2 के हिसाब से देखेंगे तो सेकंड वाला पॉइंट जो है वो कॉनकेव साइड में, तो +s/R2 इज इक्वल टू, सर सिलेंडर में S/R है और उसमें सर, थोड़ा अभी भी सा समझ आपको में नहीं आया। दूसरे पेज पे दिखाता हूँ आपको, देखो अच्छे से, समझ में नहीं आ रहा है सर। बड़ा डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा डमरू बजाएंगे हम, देखो सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स को बोलेंगे आप लोग। अब अच्छे से देखो। सर सिलेंडर में सिर्फ अब मैं S/R, पॉइंट इसमें क्या करता 2s हूँ कि यहाँ लेता हूँ एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ। अब अच्छे से देखेंगे 1 2, ये सर, जो लिक्विड किसमें हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है? सर्कल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल जो बन रहा है उसके हिसाब से 2 वाला पॉइंट इन साइड में हो गया, और ये जो वर्टिकल सर्कल बन रहा है उसमें 2 वाला पॉइंट आउटसाइड में हो गया, है ना? सर वर्टिकल सर्कल बन रहा है। ये R1 और ये R2 रेडियस। सर लिक्विड भरा हुआ किसमें है? ठीक है, अभी मैंने थोड़ा पॉइंट नीचे दिखा रखा था, इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो। अब मैंने यहाँ दिखाया एकदम सामने, देखो वर्टिकल सर्कल कौन सा है? वर्टिकल सर्कल ये पूरा कंप्लीट कर देता हूँ तुम्हारे लिए, सर्कल भी कंप्लीट कर देते हैं। सर दोनों पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जरूरी ये हो नहीं गया है। वर्टिकल सर्कल R1 रेडियस वाला, ये वर्टिकल सर्कल दिख रहा है ना ऐसे, और ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल के हिसाब से 2 वाला पॉइंट जो है वो इनसाइड, और वर्टिकल सर्कल के हिसाब से 2 वाला पॉइंट आउटसाइड है। अब मैं जो इनसाइड होता है उसका ज्यादा होता है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं P1। अब ये P1 तो इनसाइड है इस वाले वर्टिकल के हिसाब से, तो इससे बाहर जाऊंगा तो कम होना चाहिए, तो -s/R1, इसकी रेडियस वर्टिकल वाले के R1 है, और हॉरिजॉन्टल सर्कल के हिसाब से वो अंदर वाला साइड है तो उसका ज्यादा होना चाहिए, तो +s/R2 इज इक्वल टू P2। ठीक है सर एक ही टाइम तो कहने पे का मतलब, कभी कॉन्वेक्स हो जाता है, कभी कॉनकेव हो जाता है सर। हाँ डमरू है ही ऐसा। मतलब सर ये लिक्विड किसमें भरा हुआ है? लिक्विड कहाँ बना, ऐसा अच्छा ऐसा सरफेस कहाँ बनता है ये पूछना है। तो कभी आपने आपके हाथ के बीच में से गोंद ऐसे लगाया, उसको ऊपर खींचोगे तो बीच में से सब बन जाता है। फेविकॉल या गोंद ऐसे ऐसे हाथ के बीच में से लगाया, तो जब आप ऐसे हाथ को दूर करते हो तो बीच में से पतला हो जाता है और साइड से मोटा रहता है, बनता है ना। ऐसे जहां बनेगा वहां लगाएंगे। ठीक है सर 1 और 2 पॉइंट जरूरी है क्या कि एक ही प्लेन में रहे? 1 और 2 पॉइंट सुनिए सर, 1 और 2 पॉइंट को सर अलग अलग करके सर ऐड करिए सर, एक साथ ऐड करें तो दिक्कत हो रहा है सर, अलग अलग करके ऐड करिए। मतलब ये तो आपको एक एप्लीकेशन बताया, मैंने डेरिवेशन नहीं दिया है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया है, मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख के दिखाया कि कैसे लिखते हैं, आप इसको सीख जाए। डेरिवेशन करने के लिए हमें 3D का डायग्राम बना के हो जाएगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेकर के रेडियस ऑफ कर्वेचर से प्रूव हो जाता है, इतना टाइम नहीं हमारे पास, है ना। सर आप कहीं पे पॉइंट को एक ही प्लेन में सर 2s/R कहीं पे आप ऐड कर रहे हैं। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करेंगे तो s/R होगा कॉनकेव साइड में। 2 सरफेसेस हैं और 2 प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, तो एक वर्टिकल लेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लेंगे। ऐसे ही हमने इसमें भी लिया, सिलेंडर में भी और स्फीयर में भी। जो सिलेंडर वाला केस लिया है, इसमें ये एक वर्टिकल सर्कल है और एक हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो बनेगा नहीं, इनफाइनाइट रेडियस का बनेगा। इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे, एक ऐसा सर्कल और एक हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो ये जो 2 प्रिंसिपल सर्कल बन रहे हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक सर्कल को क्रॉस कर रहे हो, दूसरे को भी क्रॉस कर रहे हो, तो उसमें दोनों साइड में कॉनकेव है इसके अंदर। ये वाला सर्कल बनाओगे ऐसे
और एक ये बनाओगे, दोनों साइड से कॉन्केव इसलिए प्लस 2s आ गया। सर दूसरा कैसे मतलब बनाएगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सर दोनों सर्कल बना के दिखा। ऐसे बनेगा, ऐसे एक सर्कल ऐसे और एक ऐसे। ये डायग्राम 3D का बनेगा। ये स्फेरिकल सरफेस बोल रहा हूं तो डायग्राम में मैंने स्फेयर दिखाया नहीं, बस लिख दिया बगल में, तो उसको समझे कि स्फेरिकल सरफेस कैसा होता है। ये वाला सवाल था हमारा। अंदर भी है बाहर भी है। इसका रेडियस r, रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे दिया। बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट। तो फाइंड प्रेशर इनसाइड सोप बबल। सोप बबल के भीतर प्रेशर मालूम कीजिए। फाइंड प्रेशर इनसाइड सोप बबल। किसमें? उसमें मैंने आपको ये बताया कि फार्मूला है S/R1 प्लस S/R2। जनरल फार्मूला जो है डेल्टा P बराबर S/R1 प्लस S/R2। तो स्फीयर वाले केस में R1 और R2 बराबर थे, इसलिए वो 2S/R हो गया। सिलेंडर वाले केस में R1 इनफाइनाइट हो गया, R2 R हो गया, इसलिए S/R हो गया। और जब अलग अलग रेडियस है R1 R2 तो अलग अलग लिखा है इनफाइनाइट कैसे सर? S/R2। एक बार प्रीवियस पेज। सर यहाँ पे जो रेडियस इसमें मेजर एक किया जा रहा है वो निकालना है कहाँ जो से अंदर कट में रहा है। है? सर जो रेडियस आप मेजर कर रहे हैं वो सरफेस से कर रहे हैं या फिर बल्क के सरफेस से कर रहे हैं? आवाज थोड़ा आया नहीं तुम्हारा। सर जो आप प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी दो परपेंडिकुलर सर्कल की रेडियस है वो है। ये 3D इसका बना है। ऐसे कभी आइसक्रीम खाते हो ना, ऊपर बनती है ऐसे, वही है। आइसक्रीम का जो कप बनाते हैं ना ऊपर से, वो है ये, वही सरफेस है ये किसी ट्यूब के अंदर बनेगा सर, है ना। मरकरी में बना। इसका आंसर देखते हैं। अब की बार इसमें क्या होगा कि सोप सॉल्यूशन में दो सरफेस आ जाएंगी, क्योंकि अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है। यानी एक पानी की ड्रॉप के ऊपर अगर आप साइन करना चाहते तो बाहर बैठ के साइन कर सकते, अंदर तो पानी पानी भरा हुआ है, जगह नहीं है। पर सोप बबल में अंदर जाकर भी साइन कर सकते हो और बाहर आकर के भी साइन कर सकते हो। यानी दो सरफेस है, दो तरफ लिखा जा सकता है। तो अब ये कहेंगे कि इस वाले पॉइंट का प्रेशर है P नॉट और इस सरफेस को क्रॉस करके बल्क में जाएंगे हम, आउटर सरफेस को क्रॉस करके बल्क में जाएंगे हम, तो वहां का प्रेशर होगा P नॉट प्लस 2S/R। किसी भी स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस करोगे तो उसके अंदर का प्रेशर एक्सेस होगा 2S/R। फिर इस एक और सरफेस आ गई, उसको क्रॉस करके और आगे बढ़ोगे तो यहां पर वही आ जाएगा। यानी सर दो आपने सरफेस पॉलिशिंग वाला क्या बात बोला अगर था? इसको कट करके करना चाहते हो, कैंची से सर काटोगे रेडियस का डिफरेंस आ रहा ना तो आपको दो फिल्म दो मिलेगी, एक पॉलीथीन की थैली अंदर वाली साइड लगी है, एक बाहर। अगर इनकी रेडियस में कुछ अंतर होगा, थिकनेस अगर कुछ कंसीडरेबल होगा तो वो दोनों अलग अलग आएंगी, ठीक है। अगर इनर और आउटर रेडियस अलग अलग तो R1 R2 आ जाएगा। तो पर्टिकुलरली मैंने प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं सर इसमें इमेज तो थिन फिल्म की थिकनेस काफी कम होती है, तो इसलिए R बराबर सा रहता है, ठीक है। सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे दो क्रॉस किया गया है सरफेस? अच्छा, ये किसी के मन में संदेह है कि मेरे को इस बात का कंफ्यूजन रहता है
कि एक ही सरफेस दो है, तो उसके लिए मैं एक रास्ता दे रहा हूं, अगर ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप लाइट को भेजेंगे तो लाइट जितनी बार उस सरफेस के ऊपर लाइट भेज दो तो लाइट कितनी बार रिफ्लेक्ट करेगी? यहां पर 2 बार करेगी, एयर से लिक्विड, लिक्विड से फिर एयर, है ना? और वाटर ड्रॉप होगी तो एक ही बार करेगी। दोनों में अंतर आ गया ना? यानी कि जहां पर बाउंड्री फर्क पड़ गया। ये तो सोप बबल है, अंदर हवा है, बाहर हवा है, बीच में पानी है, और ड्रॉप के अंदर पानी है और सिर्फ अंदर पानी और बाहर हवा है, बस ऐसे ही था केस। तो दोनों में अंतर पड़ गया। एक सवाल ये है, ये भी डायग्राम हो गया। हमारे पास में जानकारी का सवाल ये है कि एक सोप बबल है और एक ये है। इसका R1, इसका R2, एयर एयर। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट कॉन्टेक्ट पॉइंट। हाँ, ये दो सोप बबल आपस में चिपके हुए, डबल बबल, तो एक का रेडियस छोटा है, एक का रेडियस बड़ा है, तो जहां पे टच करेंगे वहां की रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी चेंज हो जाती है। कितनी हो जाएगी? सवाल ये, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, जहां पर ये दो बबल आपस में टच करेंगे वहां का रेडियस क्या होगा? सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दीजिएगा ना। पिछला पेज देखना है, दिखाते हैं अभी। पेज नंबर 14। तो इसमें एस गिवन था। हाँ, एस तो सोप सॉल्यूशन है ना, एक ही तो है। हाँ, वो एस गिवन था, वो पिछले वाले में भी छूट गया था, इसमें भी छूट गया। एस गिवन है, एस की टर्म्स में ही सवाल चल रहा है हमारा। हो गया सर। आंसर आ गया होगा, छोटा सा सवाल था एकदम। देखिए कितना आसान सवाल है। ये जो कॉमन इंटरफेस है, मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूं, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेता हूं कि R होगा, मान लिया क्या है। तो अब इसमें हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट ये है 1 और एक दूसरा पॉइंट है 2। तो हम मान लेते हैं कि 1 कॉनकेव साइड। अच्छा बताओ कि छोटे बबल और बड़े बबल में से किस में प्रेशर ज्यादा होता है? छोटे में ज्यादा होता है। आर छोटा होगा तो चेंज ज्यादा आएगा, तो छोटे वाले बबल में प्रेशर अधिक होगा, तो ये कॉनकेव साइड में होगा और वो कॉन्वेक्स साइड में होगा। छोटे वाले साइड का प्रेशर क्या लिख सकते हो आप? P0 प्लस 4S/R1। ये छोटे वाले साइड का प्रेशर हो गया। इधर वाली साइड से इधर जाएंगे, अभी गए थे ना पिछले सवाल में, ये हो गया P1। 4S कैसे हो गया? 4 इसलिए है, पिछले सवाल में आया था, ये आया था ना P इनसाइड, P0 प्लस 4S/R। 2 बार अंदर जा रहा था, इसी कारण 4S हुआ था ना। हाँ, उसमें एयर था, सर इसमें एयर इसमें बबल सर 2 को दिखा तो बोले सर 2। ये देखो एयर है, इधर बाहर अंदर एयर है, वही सेम है बबल ही, अंदर एयर लिखा हुआ ना, तो बाहर एयर अंदर एयर, इसलिए सेम हो गया। फिर माइनस P0 प्लस 4S/R2, इन दोनों का डिफरेंस 4S/R के बराबर होगा। इस साइड का प्रेशर और उस साइड का प्रेशर दोबारा बताते हैं, चलो दोबारा बताएंगे, बिल्कुल शुरू से बताएंगे। बीच में माइनस क्यों आया? हाँ, वो शुरू से बता रहे हैं पूरा ही। यहां से इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं मैं इधर।
इधर देखो आप, चैप्टर फिर से स्टार्ट कीजिए। एक ऐसा, थोड़ा सा ऐसा होगा यूं, तो थोड़ा सा और ये इधर, थोड़ा दिखाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। ऐसा कुछ होगा। ड्रॉप मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अब यहां से शुरू करता हूँ। यहाँ का प्रेशर है पी नॉट, तो आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद इसके अंदर जाएंगे तो ये आएगा पी नॉट प्लस 2s बाय r1। अब 2 जाएंगे। फिर इसके अंदर जाएंगे तो पी नॉट प्लस 2s बाय r1 प्लस 2s बाय r1। अब यहां से इसका r है यहाँ पर, फिर इसको जंप करके इसके अंदर जाएंगे, यहाँ बीच में जाएंगे तो ये आएगा पी नॉट प्लस 2s बाय r1 प्लस 2s बाय r1, फिर प्लस माइनस 2s बाय r। इस सरफेस को क्रॉस किया और ये सरफेस भी इसी की तरफ होगी ऐसे। अभी बता रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। फिर इसको और क्रॉस करके उस साइड जाएंगे तो इसके अंदर पहुंचेंगे पी नॉट प्लस 4s बाय r1 माइनस 2s बाय r माइनस 2s बाय r, यहां पहुंच गए। फिर ऐसे करते करते यहां पहुंचेंगे हम तो पी नॉट प्लस 4s बाय r1 माइनस 4s बाय r माइनस 2s बाय r2। माइनस क्यों कर रहे हैं? तो तुम हाँ कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, कॉनकेव में सॉरी कॉन्वेक्स में कम होता है, इसलिए घटा रहे हैं। कॉनकेव जैसे यहाँ से इधर गए तो कॉनकेव में जा रहे हो, इसके अंदर जा रहे हो तो कॉनकेव में जा रहे हो, फिर उधर कॉनकेव से कॉन्वेक्स में जा रहे हो, फिर कॉन्वेक्स में जा रहे हो, और फिर उधर कॉन्वेक्स में जा रहे हो, फिर उधर कॉन्वेक्स में जा रहे हो। तो सबसे लास्ट वाला जो आ गया बाहर वाला, एकदम बाहर वाला, तो आ गया पी नॉट प्लस 4s बाय r1 माइनस 4s बाय r माइनस 4s बाय r2 इज इक्वल टू पी नॉट। सर एक साइड से घुसना है, दूसरे साइड से निकलना है। एक साइड से एंटर करके दूसरी साइड से एग्जिट कर जाएंगे, और ऐसा कह सकते हैं कि इसके 1 और 2 का जो डिफरेंस है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4s बाय r होगा। डायरेक्ट लिखना चाहते हैं ऐसे, इस साइड का प्रेशर माइनस उस साइड का प्रेशर का डिफरेंस 4s बाय r होगा, क्योंकि दो सरफेस है। अब P1 की वैल्यू क्या है, P नॉट प्लस 4s बाय r1, और P2 की वैल्यू क्या है, P नॉट प्लस 4s बाय r2 इज इक्वल टू 4s बाय r। ठीक है, तो यहां से क्या आंसर बन गया, 1 बाय r इज इक्वल टू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, यानी कि r की वैल्यू क्या हो गई, r1 r2 अपॉन R2 माइनस R1। जो बड़ी रेडियस है उसमें से छोटी रेडियस घट जाएगी। अगर दोनों की रेडियस बराबर हुई तो क्या होगा, फ्लैट सरफेस हो जाएगा। सर उसका अगर दोनों की penalty रेडियस लगा- बराबर है तो बीच की सरफेस फ्लैट हो जाएगी। कनके होने का रीजन ये बताया कि जिसकी रेडियस कम है उसका प्रेशर ज्यादा है, और जिधर प्रेशर ज्यादा है उधर कॉनकेव साइड होगा। R1 रेडियस छोटी है तो R1 वाली साइड का जो प्रेशर है वो R2 वाली साइड से ज्यादा होगा, और जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर वाली साइड कॉनकेव बनेगा, इसलिए ऐसा बोला। ये वाला ये अपन ने अभी सोप बबल में देखा था, वहां से पिछले साल से रिजल्ट निकाल लिया कि सोप बबल में प्रेशर डिफरेंस जो है 4s बाय r आता है, तो वही मैंने यूज कर लिया। यहाँ पर दो सरफेस की वजह से ऐसा आ रहा है। अब इसमें एक सवाल यूं बनता है कि ये जो बीच वाली सरफेस टूट जाए और जो नया बबल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, इसी का सेकेंड पार्ट है। हाँ बस छोड़ रहे हैं, उसके बाद छोड़ रहे हैं। If contact surface breaks, and a single bubble is formed, find
न्यू रेडियस ऑफ बबल, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, इसमें सरफेस टेंशन भी दे रखा है मान लीजिए। आप तो एक्सप्रेशन लिख दीजिए, पूरा सॉल्व नहीं करना है। सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर करना क्या है सर, एक बार से समझा देते ना। पिछले वाला क्वेश्चन में करना क्या था, हमसे ये पूछा था कि जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये करना था। इसको निकालने के लिए इक्वेशन लिखेंगे जिसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सर इसमें सीधा वॉल्यूम कंजर्व नहीं कर सकते क्या सेकंड पार्ट में? अच्छा, मैं इसका डायग्राम बताता हूँ क्या होगा। ये जो बबल है, एक छोटा बबल था और एक ही बड़ा बबल था। इसका रेडियस r1 था, इसका r2 था। अभी बीच में से टूट गया, तो इधर की एयर आपस में कम्युनिकेट हो गई और ये मिल करके एक दूसरा बबल बन गया जिसकी रेडियस r3 हो गई। तो r3 पता करना है। जो नया रेडियस आएगा वो हमको मालूम करना है कितना आएगा। पानी पी लीजिए सर। बस अब 2 मिनट बचा है, सवाल करके छोड़ना पड़ेगा क्लास। सरफेस टेंशन की बात खत्म होगी। एक केपलरी एक्शन क्या होता है ये बताना है, और एक सरफेस एनर्जी का फॉर्मूले का एग्जांपल लेना है। कल आप क्लास लोगे क्या? कल से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सुबह में। पहले का पेज देखना है, देख लीजिए। सर आप कल क्लास लोगे क्या? सर एक्चुअली कल से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट है, तो आप एक बार टाइम टेबल देख लेना उसके हिसाब से। सर रुक जाइए सर। हाँ चलो मैं मिलाता हूँ, बताता हूँ कैसे करेंगे सॉल्यूशन। N1 plus N2 is equal to N3। मोल कंजर्वेशन, गैस के लिए वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं होता है ना। गैस का वॉल्यूम कम ज्यादा किया जा सकता है, ये सब लोग जानते हैं। सॉलिड लिक्विड में वॉल्यूम कंजर्व करते हैं, गैस में नहीं करते हैं। तो मोल कंजर्व करेंगे। N1 plus N2 is equal to N3, क्योंकि बड़ी थिन होती है, इसका टेम्परेचर अंदर की गैस का वही होगा जो एटमॉस्फेयर का होगा। कंडक्टिंग होती है थिन फिल्म काफी, और बहुत पतली सी होती है, तो टेम्परेचर में डिफरेंस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो ये आएगा P1V1 अपॉन RT, P2V2 अपॉन RT, P3V3 अपॉन RT। तो ये एक टर्म तो कट जाएगा। पहले का प्रेशर अंदर एक का लिखना चाहते तो आ जाएगा P0 प्लस 4S/R1, और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब। P0 प्लस 4S/R2 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू P0 प्लस 4S/R 4/3 पाई R क्यूब। अब ये सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, R निकालना पड़ जाएगा। टेम्परेचर क्यों नहीं न्यूमेरिकल चेंज वैल्यू होगा देंगे सर? तो निकल जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे तो निकल जाएगा, है ना। ऐसे इक्वेशन लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक दो कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए इसके अंदर। टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होगा सर? डेल्टा पी वाला और फोर्स वाला। प्रेशर कौन सा चेंज हुआ? टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर ये कि सराउंडिंग का T0 है तो इसका भी T0 होगा, कंडक्शन की वजह से। बबल बहुत छोटा सा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रख सकता वो, मतलब बबल की सरफेस बहुत पतली होती, ठीक है। आज कौन पेज दिखाता सर हूं। अभी क्लास 11 और 12 को कैसे लेके चलेंगे स्टार्टिंग में? सर क्लास 11 और 12 को कैसे लेके चले अभी? 13, ठीक है।
ये सब सिखाया जी, इसमें ग्रुप में आ जाएगा मैं एरिया बता दीजिए क्लास 11 का 12 पेज पे। आवाज थोड़ी पेज 8 पे जा रहा हूँ मैं। बोलना please। ये 8 पेज हो गया।